बरसों की कुछ बौछारें किस तरह से धरती को हरियाली का चूनर उड़ा देती है। कुछ इसी नजारे का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े हैं देवास के अमलतास विश्वविद्यालय। ये देवास उज्जैन हाईवे पर एक प्रमुख मध्य प्रदेश का गैर सरकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान है, जिसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसका नाम है अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अमलतास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई, जिसके बाद इसे विश्वविद्यालय के रूप में विस्तार किया गया। इसके संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया हैं, जो इंडेक्स यूनिवर्सिटी के संचालक भी हैं, जो इंदौर का निजी क्षेत्र का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ MBBS के क्षेत्र में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम है, MD और MS के पाठ्यक्रम है, पैरामेडिकल, आयुर्वेदिक और पैरेलल मेडिसिन जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे जुड़े भी पाठ्यक्रम हैं। करीब 1200 बिस्तरों की क्षमता से युक्त है ये हॉस्पिटल और अब और आधुनिक साज सज्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ तमाम आधुनिक परीक्षण चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, जिनमें PET-CT, रोबोटिक सर्जरी और किडनी लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ओपन सर्जरी शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस संस्थान के चिकित्सा क्षेत्र को चयन करने वाले युवाओं और पैरामेडिकल को चुनने वाले युवा विद्यार्थियों से हमारी बातचीत है। बातचीत का विषय बहुत ही जबरदस्त है। खुद से साक्षात्कार, यानी खुद से मिलना। क्या हम खुद से मिलते हैं कभी? क्या हम खुद को जानते हैं कभी? ये बड़े सवाल हैं। दरअसल ये एक तरह की मोटिवेशनल थीम है, जिस पर हम देखेंगे कि इन विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान क्या निकलता है। सबसे पहले बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने इन विद्यार्थियों से बातचीत का सिलसिला कुछ इनफॉर्मल तरीके से शुरू किया। छोटी सी कविता मैंने उस दौर में लिखी थी, बड़ी प्यारी सी कविता थी वो, क्योंकि नौकरी ही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होती है। अभी आपने भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर पढ़ी होगी, मैं हिल गया पढ़कर। बीटेक का टॉपर यूपी का, बीटेक का टॉपर यूपी का लड़का 50 अटेम्प्ट लेता है गवर्नमेंट नौकरी के, नहीं मिलती है, और अपने पापा को एक चिट्ठी लिखता है कि पापा मैं दुनिया का सबसे नाकाबिल इंसान हूं, बीटेक तो मैं टॉप कर लेता हूं, सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाया और वो सुसाइड कर लेता। वो यहीं से जिंदगी की जंग शुरू होती है दोस्तों। हम कैसे दिखते हैं, हमारी जाति क्या है, ये सवाल आपकी उम्र में ज्यादा परेशान करता है, लेकिन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं कई मंचों पर दोहराता हूं कि लता मंगेशकर और ऐश्वर्या राय अगर यहां खड़ी हों, लता जी अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे हमेशा लता जी ही सुंदर लगेंगी, हमेशा लता जी ही सुंदर लगेंगी। ये बताता है कि आप टैलेंटेड कितने हैं। यहां लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे। मैंने लड़कियों से बड़े कमेंट सुने। जब मैं 22 साल का था तो हिंदी मीडियम से पढ़ा, अंग्रेजी में हिंदी, मध्य प्रदेश के लोगों का हाथ वैसे ही तंग होता है। मेरी अंग्रेजी भी बड़ी पैथेटिक थी उस दौर में। तो एक साउथ इंडियन लड़की थी हमारे साथ। एक दिन मैंने कुछ बहुत भयानक ब्लंडर का एक वाक्य उसको इंप्रेस करने के लिए बोल दिया। वो उसकी हंसी द्रौपदी की हंसी की तरह थी, जैसे उन्होंने दुर्योधन के लिए टिप्पणी की थी। उसने भी कहा यार फॉर गॉड सेक ऐसी पैथेटिक और घटिया अंग्रेजी मत बोला। अब ये शब्द ऐसा लगा कि जैसे कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया है, ऐसा लगा कि मर गया मैं। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ मुझे? फायदा क्या हुआ?
हमारे समय में भोपाल में ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। मैं अंग्रेजी बेहतर करने के लिए 12-12 घंटे उस लाइब्रेरी में बैठता था, आगे बढ़ने के लिए नहीं कि एक साउथ इंडियन लड़की ने मजाक उड़ाया। ठेस कई बार आपकी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों याद रखना, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स इस बातचीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल भी किए। ये बातचीत चल ही रही थी कि कार्यक्रम में देवास के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी भाग लेने के लिए आए। अब भला ये मौका कोई क्यों हाथ से जाने देता? कलेक्टर और एसपी ने भी विद्यार्थियों को मोटिवेशन के मंत्र दिए। सभी को पता है कि अगर कोई भी कठिन परीक्षा, जैसे आप लोगों ने भी नीट का एग्जाम लिख के यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी अच्छे रैंक्स लाने के लिए, और आगे चल के आप लोग और भी पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत जगह पे आप लोगों को और एग्जाम देना है और आगे पढ़ना है और भी बहुत कुछ करना है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है आगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी लिखते हैं। तो आपको पता है कि कौन से एग्जाम में या जीवन में कौन सी चीज हम करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको करने की कितनी चैलेंजेस हैं और उसकी कितनी मेहनत लगती है और उसमें कितना कंपटीशन है, आपको पता है। हमें भी पता रहता है, अगर मैं यूपीएससी लिख रहा हूं तो मुझे ही पता है क्या कंपटीशन है, और ये भी पता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मांगता क्या है। तो पॉइंट इस बात पे आती है कि आप उसको, उस चीज को कैसे कर पाते हैं। ये भी पता है आपको मुझे उस प्रकार की माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट डेवलप कैसे होगी। तो माइंडसेट जो है ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैं आज से जो है यही करूंगा और वो कर लेंगे, तो ऐसा संभव हो नहीं पाता। उसके लिए आपको अपने जो इनर सेल्फ बिलीफ है, कहीं ना कहीं ओवर ए प्रोसेस ऑफ टाइम, जब लगातार जब आप अपने यूथ एज में रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसको लगातार बुलंद करते रहना पड़ता है। आप अपने अंदर जो जीवन में आपने जो भी अच्छे अचीवमेंट्स लाए हैं, आप चाहे स्कूल में कहीं कुछ टॉप किए हो, कहीं कुछ किए हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई टैलेंट हो जहां पे आपने बेहतर किया है, आप सभी चीज को अपने जीवन में ढूंढते हैं। वो इसलिए ढूंढते हैं कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। जब आप वो टैलेंट को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ढूंढ लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि नहीं, आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने अंदर झांके, अपने स्ट्रेंथ को पहचाने और स्ट्रेंथ के आधार पे अपना आकलन करें कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो बेशक आप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसका स्वागत होना चाहिए तालियों। तो यही माइंडसेट है और उस माइंडसेट को आप लोगों को बनाना पड़ता है। उसको बनाएं, जब बन जाए तो आप एक दृढ़ संकल्प लें। वो संकल्प भी इसी बेसिस पे होता है कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसको आप कितना पसंद करते हैं, अंदर की आपके अंदर डिजायर कितनी है, वही उसको एक गति देता रहेगा। उसके अंदर एक पुल फैक्टर रहेगा आपके अंदर कि मुझे करना ही करना है। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बेशक जो एक सक्सेस और जो नॉन सक्सेस की बात आती है, जो संकल्प की बात होती है, वो आप दोनों को सेपरेट करेगा, है ना। एक छोटा सा इंसिडेंट, मैं आज भी जब भी पापा से बात करता हूं तो उनको हमेशा मैं देता हूं इस बात का क्रेडिट। उस वक्त सैलरी बहुत कम हुआ करती थी और मुझे आज भी याद है, एक हमारे गांव में एक ऐसा थोड़ा फ्रॉड टाइप का व्यक्ति आया था जिसने इस प्रकार का एक मोडस ऑपरेंडी किया था कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप बुक करें, उसका जो मार्केट वैल्यू है उसका 50% आपको देना है और वो चीज आपको 1 महीने बाद मिलेगी। तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे सैमसंग का ये फोन है, 22,000 का है, अगर हम इससे ले लेंगे तो 11,000 में मिल जाएगा। तो मुझे आज भी याद है मेरे पापा ने एक जवाब दिया था कि अगर आपको फोन चाहिए, चाहे हमारी सैलरी उतनी नहीं है, लेकिन आपको अगर फोन चाहिए हम ला कर दे देंगे, लेकिन उस जरिए से नहीं लेना। टीचर्स होने के नाते उन्होंने मुझे हमेशा ये रियलाइज करवाया कि जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ा टूल है और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में जब मेरा फेस चालू हुआ तो जो एमपी का जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होता है, जनरली हर स्टेट का यूपीएससी भी देता है और पैरेलली एमपी की स्टेट सिविल सर्विसेज भी देता है। पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का नहीं निकाल पाए, लेकिन पहला अटेम्प्ट एमपीपीएससी का निकल चुका था।
और उसमें मुझे पहले अटेम्प्ट में डीएसपी का पोस्ट मिला था। तो डीएसपी की पोस्ट को एक्सेप्ट किया, यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट देने की तैयारी चालू कर दी। इसी दौरान यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट आता है और उसमें सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होता है, लेकिन इस प्रकार का रैंक आता है कि आईपीएस अलॉट हो जाएगा, बट हो सकता है कि काडर बहुत ज्यादा दूर का मिल जाए। समझाने वाले भी मिले कि अरे डीएसपी है वो आप और इसी राज्य में रहोगे, काफी सही रहता है डीएसपी रहना अपने ही राज्य में। लेकिन इट वॉज ओनली माई फादर हु टोल्ड मी कि बेटा आपने यूपीएससी क्रैक किया है, आपने ऑल इंडिया सर्विस निकाला है, अगर आपको नागालैंड में भी आईपीएस मिलता है आप जाइए, मुझे प्राउड होगा। हम गए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि आईपीएस में मुझे मध्य प्रदेश काडर मिला। तो कहीं न कहीं ये चीजें हमारे पेरेंट्स न सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, हमारी डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाने में, हमारे वैल्यूज को इनकलकेट करने में, कई सारे मौकों पर हमें कैसे डील करना है ये सिखाने में मदद करते हैं, बल्कि हर टाइम कई बार जो डिसीजन आपके होते हैं और जहां आप 19-20 हो रहे होते हैं, वहां पर आपके पेरेंट्स का थोड़ा सा भी प्रयास या थोड़ी सी भी बात आपको वो हिम्मत दे जाते हैं जिनके बल पर आप एक स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि अगर आज हम 100% कुछ हैं तो बोल्डली कहूंगा कि 90% जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स की। और अब उस घड़ी का जिसका सभी को इंतजार था वो सामने आई। देश के सुप्रतिष्ठित जीवन प्रबंधन वक्ता और अध्यात्मविद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी अपने प्रेरणादायी वक्तृत्व के साथ सामने थे। तुम्हारी जिंदगी में कालो न आता वह में याथा का अर्थ ये भी है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक पल तुम्हारे जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। डॉक्टर साहब सारे ध्यान देना, आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक क्षण आपके जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। ये मैजिक आप जानते हुए भी भूले रहते हैं, कमाल के लोग हैं। अभी यदि मैं अपनी घड़ी देखकर कहूं कि मेरी घड़ी में 1:35 हुआ है, तो ये मेरी जिंदगी में भी पहली बार आया, आपकी जिंदगी में भी पहली बार आया, और ये मेरी जिंदगी में भी आखिरी बार आया और आपकी जिंदगी में भी आखिरी बार आया। फिर आएगा समय 1:35 पर, लेकिन वो दिन दूसरा होगा, वो तारीख दूसरी होगी। तुम्हारे लिए आने वाला हर क्षण हर पल पहली और आखिरी बार आ रहा है। इतना मूल्यवान है समय, है मोल जग में सबका, न मोल है समय का। कल हम यहां न होंगे, करना जो चाहे कर ले, कुछ कर, एक एक पल का उपयोग कर। आप इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। चिकित्सक 2 प्रकार के होते हैं, एक तन के, एक मन के। एक तन के, एक मन के। जिनका मन दूषित है वो अच्छे चिकित्सक कभी नहीं बन सकते। आप तो शरीर की प्रत्येक स्थितियों को जानते हैं ना बच्चों। ये शरीर नाशवान है, ये जानते हैं ना। इस शरीर को बचाए नहीं जान सकता, जानते हैं ना। ये शरीर मलमूत्र का भंडार है, ये भी जानते हैं ना। रक्तवंजा वसावासान हस्त मैदाम से पार्वती। तो आप सब वो काम करेंगे जो परमात्मा को प्रिय है। तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहना जरूरी है, और आप सामने वाले का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखें। आपका कुशल व्यवहार कुशल होना, जब तनाव सर पर बैठा होगा, जब आप असमर्थ हो चुके होंगे, जब आप जानते होंगे कि अब इनको कुछ नहीं किया जा सकता, जब सशक्ते कलपते लोग बैठे होंगे, तब भी उनको जब आप धीरज बंधा रहे होंगे, और तब भी जब आप उनके बीच में अपनी सेवा दे रहे होंगे, तब वो आपकी साधना होगी, तब वो आपका तप होगा, तब वो आपका वैराग्य होगा। तो आप विशेष हैं, क्योंकि आपके लिए भगवान आए हैं। आप भगवान नहीं हैं, लेकिन आप उस पद पर हैं जो भगवान से कम नहीं है। तो आपका तन से और मन से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और एक सच्चा चिकित्सक वही है जिसका मन भी शुद्ध हो, तन भी शुद्ध। और इस तरह ये बेहद मेमोरेबल कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों तक पहुंचा, और अब मौका था अतिथियों को
स्मृति चिन्ह देने का। विद्यार्थियों के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि उन्हें ये सत्र काफी अच्छा लगा। इस संस्थान के युवा कुलगुरु मयंक भदौरिया ने भी अपने वक्तव्य से इन युवा विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। ये वैल्यूज ये हैं कि जब पेरेंट्स रहते हैं कि आप एक डिसिप्लिन में रहते हो, आपको करेक्ट करने वाला हमेशा रहता है। जैसे अभी सर ने बोला कि मदर फादर गाइड करते हैं, तो वो आपको जो आईना दिखाएंगे ना, वो और कोई नहीं दिखा सकता है। वेरी ट्रू। कई बार सिस्टम्स प्रोसेसेस को लेकर के हम लोग के भी डिस्कशन होते हैं, मेरे और बड़े सर के, फाउंडर चेयरमैन सर के, लेकिन वो एक अपना एक्सपीरियंस, एक तजुर्बे के साथ मेरे सामने अपनी बात रखते हैं। कई चीजें रहती हैं कि जिससे मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं बिकॉज उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग होती है। कई बार आपने जैसे बोला कि फादर कड़क रहते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक डिसीजन। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, काफी लोग सर्जरी एनालाइड में रहेंगे, तो ओटी में रहेंगे, तो आप लोग को वो डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस लेने रहेंगे। नर्सिंग कर रहे हैं कि मुझे इस समय में क्या करना है, लाइफ थ्रेटनिंग है। मेरे सामने जो पेशेंट है, वो पेशेंट नहीं, एक इंसान है, उसके ऊपर उसके पूरा परिवार की जिम्मेदारी है। अगर इसको कुछ हो गया तो पीछे परिवार का क्या होगा। हमने कोविड में भी बहुत सारी चीजें देखी। सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि फैमिली वैल्यूज हमारा जो कोर है, उसको हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। उसी से आप सीखते हैं, उसी को आप रोज अपनी रोजमर्रा जीवन में फॉलो करेंगे, तो वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है और सोसाइटी में आपको प्रॉपरली खड़ा भी रखता है। और आगे जाके आप में से सबके बच्चे होंगे, तो मैं तो यही बोलता हूं कि फैमिली कम्स फर्स्ट। सबसे पहले परिवार, आप अपने बच्चों को वही चीज दें। मैं अपने फादर को भी देखता हूं, आप में से काफी लोग ने देखा होगा, एक तो हार्डली किसी को नौकरी से निकालते हैं, am I right? तो क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो सबको एक परिवार की तरह लेकर चलते हैं कि किसी को अगर मैंने निकाल दिया, ठीक है, उससे गलती हो जाती है, तो उसके परिवार, उसके पेट पे लात मारने से उसका पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो ये सब वही वैल्यूज हैं जो उनके अंदर इंस्टिल करी है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, और वही इवेंचुअली फिर मेरे को पास ऑन हो रही है, और जो मुझे अगली जनरेशन को पास ऑन करना है। तो दैट इज दी इम्पोर्टेंट ऑफ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पुराण को मिथक मानकर चलते हैं, ग्रंथों को। मनु ने पहला संविधान बनाया जिसको मनु स्मृति कहते हैं। उसने लिखा है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते च। उसको सुनाते हैं आप बोलने के लिए, लेकिन जिसने इसको संविधान में लिखा उसको आपने पढ़ा ही नहीं ना। पढ़ोगे भी तो गूगल